नमस्कार दोस्तों, एनडीसी एडू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर स्वागत है। आज अपना अगला टॉपिक है भारत के प्रधानमंत्री। तो हम एक एक प्रधानमंत्री के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो प्रथम प्रधानमंत्री अपने हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में अपन बात करें तो इनका जो कार्यकाल अपने आता है का कार्यकाल आता है 1947 से 1964। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में अपन बात करें तो ये रहे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। प्रथम प्रधानमंत्री यानी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री आपसे पूछा जाए तो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनके बारे में और बात करें तो ये प्रथम विदेश मंत्री भी रहे हैं। प्रथम विदेश मंत्री भी कौन रहे हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हैं। इन्हें विदेश नीति का जनक भी माना जाता है। विदेश नीति का जनक भी किनको माना जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू को विदेश नीति का जनक भी माना जाता है। इनके बारे में अपन और बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो सर्वाधिक लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री रहे, यानी सर्वाधिक समय तक भारत के प्रधानमंत्री। कौन रहे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। लगभग 17 वर्ष, लगभग 17 साल तक ये प्रधानमंत्री रहे। वैसे अगर हम बात करें तो 16 वर्ष 9 माह है और लगभग 13 दिन भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। तो यहाँ से इनके बारे में अपन बात करें, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे, प्रथम विदेश मंत्री भी रहे हैं, इन्हें विदेश नीति का जनक भी माना जाता है। इसके अलावा बात करें तो सर्वाधिक समय तक भारत के प्रधानमंत्री भी ये रहे हैं। इसके अलावा बात करें तो 1954 में एक समझौता हुआ था जिसे पंचशील समझौते के नाम से जानते हैं। और इसी पंचशील जो समझौता हुआ था वो किन किन के मध्य हुआ था? वो हुआ था भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के राष्ट्रपति चाउ एन लाई के मध्य। तो आपसे पूछ लिया जाए कि पंचशील समझौता वो कब हुआ था? 1954 में। पंचशील समझौता कब हुआ? 1954 में। किन किन के मध्य हुआ? भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के राष्ट्रपति चाउ एन लाई के मध्य। और इसी में एक नारा दिया गया था, हिंदी चीनी भाई भाई। इसी में कौन सा नारा दिया गया था? नारा यहाँ पे दिया गया था हिंदी चीनी भाई भाई। यहाँ तक देखो मैं आपको बताऊं, भारत और चीन के जो संबंध थे वो काफ़ी मधुर थे। यहाँ पे एक बात कही गई थी कि दोनों देश हैं वो आपस में एक दूसरे का सहयोग करेंगे और इसके अलावा कोई भी देश है वो पहले देश पर आक्रमण नहीं करेगा। इसके अलावा एक जो यहाँ पे महत्वपूर्ण बात थी कि एक देश दूसरे देश के आंतरिक मामलों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। हस्तक्षेप नहीं करने की बात यहाँ पे आई, लेकिन आपको पता है तिब्बती जो धर्मगुरु थे, तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा। तिब्बती धर्मगुरु कौन थे? दलाई लामा। दलाई लामा क्या है, लगभग 1957-58 में यहाँ से चीन सरकार का विरोध करके भाग करके और ये आ जाते हैं भारत। कहाँ जाते हैं? भारत आ जाते हैं। भारत में आए थे धर्मशाला में। कहाँ पे आए थे? धर्मशाला में। अब आप ये मत समझना कि आपके गांव वाली धर्मशाला में रुके थे। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश का एक जिला है, वहाँ पे आए थे। तो चीन की सरकार ने भारत सरकार से गुजारिश की थी कि आप दलाई लामा जो है वो चीन का एक देशद्रोही माना जाता है, तो आप इसे एक काम करो, वापस भेज दो। लेकिन भारतीयों ने मना कर दिया। भारत सरकार ने कि हम इसे वापस नहीं भेजेंगे। तब ये जो समझौता था, पंचशील समझौता, ये टूट गया और भारत और चीन के जो संबंध थे उनमें यहाँ पे कड़वाहट आ जाती है। तो 1958 तक भारत और चीन के संबंध में कोई कड़वाहट नहीं थी, लेकिन इसके बाद में इन दोनों के संबंध वो तनावपूर्ण यहाँ पे हो जाते हैं।
अब देखो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, इनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो उस जमाने में इनके काल में इनका एक दिन का खर्चा 32,000 रुपये आता था सरकार को। अब आप समझ लो कि आज से 75 साल पहले अगर कोई व्यक्ति दिन के 32,000 रुपये सरकार के खर्च कर रहा है तो वो किस कदर से सरकार का खर्चा करता होगा। यानी कि बहुत ही रईस परिवार से आते थे, मोतीलाल नेहरू के बेटे थे। चलो इसके बारे में अपने को चर्चा नहीं करनी, अपने को काम की बातें जो याद रखनी है कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, देश के प्रथम विदेश मंत्री भी जवाहरलाल नेहरू रहे हैं, इन्हें विदेश नीति का जनक भी माना जाता है। इसके अलावा सर्वाधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ही हैं। इसके अलावा और बात करें तो 1954 में पंचशील समझौता जो हुआ था वो जवाहरलाल नेहरू और चीन के राष्ट्रपति चाउ एन लाई के मध्य हुआ था। इसके बाद में अपन बात करेंगे अगले प्रधानमंत्री के ऊपर। अगले प्रधानमंत्री अपने आते हैं लाल बहादुर शास्त्री। 2 नंबर जो प्रधानमंत्री आते हैं, 2 नंबर प्रधानमंत्री अपने आते हैं लाल बहादुर शास्त्री। देखते हैं लाल बहादुर शास्त्री के बारे में। लाल बहादुर शास्त्री लाल बहादुर शास्त्री इनके कार्यकाल के बारे में बात करें तो इनका कार्यकाल आता है 1964 से 1966। देखो लाल बहादुर शास्त्री के बारे में अपन बात करें तो ये देश के दूसरे प्रधानमंत्री हैं, देश के दूसरे प्रधानमंत्री। इनके काल की जो महत्वपूर्ण घटना जो है, लाल बहादुर शास्त्री के काल की जो महत्वपूर्ण घटना जो मानी जाती है, इनके काल की सबसे महत्वपूर्ण जो घटना मानी जाती है वो था 1965 का भारत पाकिस्तान का युद्ध। 1965 में भारत पाक युद्ध। तो 1965 में भारत और पाकिस्तान के मध्य जो युद्ध हुआ था, ये युद्ध किस क्षेत्र को लेकर के हुआ था, ये भी आपको याद रखना चाहिए। यह युद्ध हुआ था सरक्रिक क्षेत्र को लेकर। कौन से क्षेत्र को लेकर? सरक्रिक क्षेत्र। सरक्रिक क्षेत्र जो है वो पश्चिमी भारत में है। सरक्रिक क्षेत्र कहाँ पे? पश्चिमी भारत में। भारत का पश्चिमी बिंदु या आप इसे मान सकते हैं, भारत का पश्चिमी बिंदु है सरक्रिक, जो गुजरात में है, कच्छ के रण में। कहाँ पर है? गुजरात में। गुजरात के कच्छ के रण का एक दलदली क्षेत्र है। कच्छ के रण का कैसा क्षेत्र है? दलदली क्षेत्र है। इसको लेकर के भारत और पाकिस्तान दोनों के मध्य लड़ाई हुई थी। अब दलदली क्षेत्र का मतलब आप समझते हो ना, दलदल का मतलब होता है कीचड़। कीचड़ क्या होता है? कीचड़। कीचड़ मीन्स कादो। ओके, वो एक कादो। इन लेके भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच में लड़ाई होगी। वो का कादो मारो है, वो का कादो मारो है, बावड़ा दोनों 10-10 बाल्टी बांट ले जाता आपके घर है, सही है ना। तो इस क्षेत्र को लेकर के युद्ध हुआ। इस युद्ध के बाद में भारत और पाकिस्तान दोनों के मध्य एक समझौता होता है उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में, जिसे इतिहास में ताशकंद समझौते के नाम से जाना जाता है। यानी युद्ध के बाद में एक समझौता होता है, ताशकंद समझौता। ताशकंद समझौता। यह ताशकंद समझौता होता है 1966 में, जनवरी 1966 में। यह समझौता हुआ था उज्बेकिस्तान की राजधानी में। कहाँ पे हुआ था? उज्बेकिस्तान की राजधानी। और उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ पे है? ताशकंद। यहाँ पे समझौता होता है भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान के मध्य। इन दोनों के मध्य समझौता होता है और समझौते के दूसरे ही दिन 11 जनवरी 1966 को 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री जो है वो ताशकंद के एक होटल में मृत पाए जाते हैं। यानी होटल के कमरे में जहाँ पे रुके थे वहाँ पे मृत पाए जाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जब इनका कमरा खोल करके देखा गया, यानी मृत्यु के बाद में जब इनको देखा गया तो इनका शरीर है वो पूरा का पूरा शरीर नीला पड़ा हुआ था। और ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति जहर खाने से मरता है उसका शरीर नीला पड़ता है।
अब देखो ये रिपोर्ट आज तक नहीं आई है, एक प्रधानमंत्री के मर्डर की रिपोर्ट वहाँ पे आई नहीं है कि प्रधानमंत्री जो है वो मरे तो कैसे मरे, उनको अगर जहर दिया तो किसने दिया, तो वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें। और मेन बात ये कि भारत सरकार के पास में इनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक नहीं आई, भारत सरकार के पास में इनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक नहीं आई, ऐसा माना जाता है अपने यहाँ पे। तो इनकी मृत्यु जो है वो आज भी रहस्यमय मृत्यु इनकी है, इनके बारे में कोई खुलासा नहीं हुआ है। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में और बात करें तो इन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, ये नारा दिया था किसने? लाल बहादुर शास्त्री ने। हालांकि मोदी जी ने इसके आगे एक नाम और जोड़ दिया है, जय विज्ञान। तो आप ऐसा अब कभी आपसे पूछ लिया जाए कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान ये नारा किसने दिया, तो नाम नरेंद्र मोदी का जाएगा, लेकिन मूल रूप से जो नारा था जय जवान जय किसान, ये जो नारा दिया था वो किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। इनके बारे में अब और बात करें तो ये एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु विदेश में हुई थी, यानी विदेश में मरने वाले भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री हैं। विदेश में मरने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री कौन है? लाल बहादुर शास्त्री। देखो शास्त्री जी बहुत ईमानदार प्रधानमंत्री थे। जैसे मैंने आपको जवाहरलाल नेहरू के बारे में बताया कि पर डे का खर्चा उनका 32,000 रुपये का सरकार पे पड़ता था। ये जो थे ये बहुत ही साधारण तरीके से जीवन यापन करते थे, ट्रेन से सफ़र किया करते थे। तो ऐसा माना जाता है कि एक दिन ये ट्रेन से कहीं जा रहे थे, गर्मी का माहौल था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो इनके जो कर्मचारी थे उन्होंने क्या किया, ट्रेन के डिब्बे में, जिस डिब्बे में सफ़र कर रहे थे वहाँ पे कूलर लगा दिया। जैसे ये ट्रेन में चढ़ते हैं वहाँ देखते हैं कि ये ट्रेन में कूलर लगा हुआ है, तो इन्होंने कर्मचारियों से पूछा कि ये कूलर यहाँ पे क्यों लगाया गया? तो कर्मचारियों ने बताया कि साहब बहुत ज़्यादा गर्मी है, आप इस ट्रेन में सफ़र करने वाले हो, तो इसलिए आपको राहत देने के लिए कूलर लगाया गया है। तो इनका वक्तव्य था कि अगर आप ऐसा करते हो तो मेरे लिए अगर आपने कूलर लगाया तो क्या बाकी जनता जो ट्रेन में सफ़र कर रही है क्या उनको गर्मी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता? और ये कह कर के उन्होंने वहाँ से कूलर हटवा दिया। यानी कि अपन कहें तो एक बहुत ही ईमानदार प्रधानमंत्री है, देश के माने जाते हैं, लेकिन 2 साल बाद में प्रधानमंत्री 2 साल तक रहे, इसके बाद में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु भी जो इनकी होती है वो रहस्यमय कारणों से होती है, क्योंकि आपको पता है 10 जनवरी को समझौता होता है और 11 जनवरी को ताशकंद के होटल के कमरे में ये मृत पाए जाते हैं। इसके बाद में अपन अगले प्रधानमंत्री पे बात करते हैं। तो अगले अपने प्रधानमंत्री आती है इंदिरा गांधी। तीसरे प्रधानमंत्री के बारे में बात करें तो तीसरी प्रधानमंत्री है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री है भारत की। इसके बारे में अपन बात करते हैं, जिसे आयरन लेडी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो देखो बात करते हैं तीसरी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के बारे में बात करें तो इनका कार्यकाल रहा 1966 से 1977। 1966 से 1977। एक बात इंदिरा गांधी की जो है तुरंत फैसले लेने में सक्षम थी। तुरंत फैसले लेने में क्या थी? सक्षम। बात करते हैं इसके बारे में। तो देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन रही है? इंदिरा गांधी रही है। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रही है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि विश्व के किसी भी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन रही है? यानी विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, विश्व के किसी भी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री रही है श्रीमाओ भंडारनायके। कौन रही है? श्रीमाओ भंडारनायके। और श्रीमाओ भंडारनायके प्रधानमंत्री रही है श्रीलंका की। कहाँ की रही है? श्रीलंका की। तो आप याद रखें, विश्व में किसी भी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमाओ भंडारनायके कहाँ की रही है? श्रीलंका की। इसके अलावा विश्व के किसी भी देश की प्रथम मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री, प्रथम मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री, प्रथम मुस्लिम महिला के बारे में बात करें तो ये रही है बेनजीर भुट्टो।
बेनज़ीर भुट्टो। और भुट्टो का नाम लेते आपको याद आ गया होगा, बेनज़ीर भुट्टो रही है पाकिस्तान की। कहाँ की रही है? पाकिस्तान की। तो इसके बाद में अपन बात करें तो इसे आयरन लेडी ऑफ इंडिया, आयरन लेडी ऑफ इंडिया या भारत की लौह महिला, भारत की लौह महिला किनको कहा जाता है? इंदिरा गांधी को। अब देखो, भारत की लौह महिला इंदिरा गांधी को कहा जाता है, तो विश्व की लौह महिला किसे कहा जाता है? तो अब अपन यहां से बात करेंगे आयरन लेडी ऑफ द वर्ल्ड, आयरन लेडी ऑफ द वर्ल्ड यानी विश्व की लौह महिला, विश्व की लौह महिला, विश्व की लौह महिला रही है मार्गरेट थैचर। कौन रही है? मार्गरेट थैचर। मार्गरेट थैचर कौन थी? तो मार्गरेट थैचर जो रही है, ये रही है ब्रिटेन की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, ब्रिटेन की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। अब देखो क्या हुआ, राजस्थान पुलिस की जो एग्जाम हुई थी 2018 में, और उस राजस्थान पुलिस एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया था कि मार्गरेट थैचर है, ये ब्रिटेन की प्रधानमंत्री कब बनी थी? तो ये ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनी थी 1979 में, 1979 में ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनती है, जिसे विश्व की लौह महिला की संज्ञा दी जाती है। तो विश्व की लौह महिला कहा जाता है मार्गरेट थैचर को, जबकि भारत की लौह महिला कहा जाता है इंदिरा गांधी को। किसको कहा जाता है? इंदिरा गांधी को। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमाऊ भंडारनायके जो श्रीलंका के प्रधानमंत्री थे, और भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री है इंदिरा गांधी। और किसी भी देश की प्रथम मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री है बेनज़ीर भुट्टो जो पाकिस्तान की बनी थी। ये तो यहाँ से सामान्य जानकारी। अब अपन बात करते हैं इंदिरा गांधी के कार्यकाल की। तो इंदिरा गांधी के कार्यकाल के बारे में बात करें तो इंदिरा गांधी ने क्या किया था 1971 में, 1971 में इंदिरा गांधी के काल में जब जनगणना हुई। अब देखो, जनगणना करवाते हैं यहाँ से। बात है भाई साहब 1971 की। कब की बात आती है? 1971 की। तो 1971 में जब भारत में जनगणना हुई, तो जनगणना से पता चला कि भारत की जो प्रोडक्शन रेट है वो लगभग 38% चल रही है। यानी भारत की जो वृद्धि दर है, जनसंख्या वृद्धि दर है, वो कितनी चल रही है? 38%। यहाँ से मैं आपको बताऊं 1961 से 1971 का जो काल है वो भारत में जनसंख्या विस्फोट के नाम से जाना जाता है। जनसंख्या विस्फोट का काल इसे माना जाता है। किसका काल माना जाता है? जनसंख्या विस्फोट का काल। अब देखो, कई बार यहाँ से प्रश्न उठते हैं कि 1961 से 71 का जो दशक है, इन 10 साल में ऐसा क्या हुआ कि जनसंख्या का विस्फोट हुआ। और इस समय एकदम से भारत में जनसंख्या का विस्फोट हुआ, जैसे आपका बम विस्फोट नहीं होता क्या, वैसे एकदम से विस्फोट हुआ। कैसे हुआ? देखो, मेरा ये मानना है कि अपन आज़ाद हुए 1947 में, 1971 में 1947 में अपन क्या हुए? आज़ाद हुए। अब देखो कितना टाइम निकला होगा, 50, 11 और 3 मतलब 14-15 साल का समय निकला। इन 14-15 साल तो अपने को सेटल होने में लग गए, लगभग 15 साल तो अपने को सेटल होने में लग गए। अब जैसे ही अपन सेटल हो गए तो मेहनत तो अपने को करनी थी, जैसे अपन सेटल हो गए मेहनत तो अपने को करनी थी, और अपन ने भाई साहब भरपूर मेहनत की। और मेहनत की तो मेहनत का नतीजा अपने सामने आया, और मेहनत का नतीजा क्या आया? अपनी जो रेट थी वो 38% की दर से बढ़ रही थी। यानी अपन ने भरपूर मेहनत की, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, तो विद्यार्थी है तो दे विद्या पर ध्यान। ये सुनकर के छोरा मास्टर जी के अरमान जगा करके ले गया, और अगले ही दिन मास्टर की छोरी विद्या को भगा करके ले गया। जो भी 38% की रेट से अपन बढ़ रहे थे। यहाँ पे हुआ क्या? इंदिरा गांधी को ये पता चला कि अगर हम इसी दर से बढ़ते रहे तो एक दिन जल्दी से जल्दी अपने को चांद पे प्लॉट काटने पड़ेंगे। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया? जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए, और इंदिरा गांधी ने एक अभियान चलाया जिस अभियान का नाम था पुरुष नसबंदी अभियान।
कौन सा अभियान चलाया? पुरुष नसबंदी अभियान। देखो इंदिरा गांधी ने अपने कार्यकाल में अच्छे अच्छे काम किए हैं, तो इंदिरा गांधी ने पुरुष नसबंदी अभियान चला दिया। अब ऐसे तो पुरुष नसबंदी करवाएगा नहीं, इसके लिए इंदिरा गांधी ने क्या किया, जितने भी सरकारी अध्यापक थे सबको एक टारगेट दे दिया, फिक्स टारगेट दे दिया कि एक अध्यापक अपने गांव से कम 10 बंदों की नसबंदी तो करवाएगा। अगर उसने ऐसा नहीं करवाया तो उसे उसका जो वेतन है, जो तनख्वाह, वो नहीं मिलेगी। अब सब लोग देखो अपना अपना टारगेट पूरा करने में लग जाते हैं, क्योंकि जब टारगेट किसी को मिल जाता है तो वो पूरा तो करता ही है, वरना पेमेंट ना जा रहा है। इसलिए लोगों ने क्या किया, सरकारी जो मास्टर थे उनको जो भी मिलता उसको पकड़ते, कनेक्शन काटते और छोड़ देते। भाई साहब बहुत बुरी हालत हुई लोगों की। मैं कहूँ गांव के मायने लोग घरा रहना बंद कर दियो, भरिया गुआर का खेत में क्या भाग जाता थाने में बता कौन सो को। मतलब देखो मैं थाने उदाहरण के लिए बताऊँ तो एक फिल्म अभी थोड़ा दिन पहले बनी, एक फिल्म बनी है सांड की आँख थी, अगर देखी हुई तो उसका शुरू वाला 5 मिनट का जो एपिसोड है वो आप देखना, पहला जो एपिसोड है 5 मिनट का वो देखना। उसमें इसी समय की जो घटना घटित हुई थी 1971 में, पुरुषों के साथ क्या होता था, आज सारी चीज़ थाने बैठे देखने के लिए मिल जैसी, और वाकई में थारे समझ में आ जैसी कि बी टाइम पुरुषों की हालत है वो बाकी रही होगी। जब साहब पुरुष नसबंदी अभियान चला, नसबंदी अभियान समाप्त हुआ, समाप्त होने के बाद में जब इसके आंकड़े जारी हुए तो पता चला कि सरकार ने जितने पुरुषों की नसबंदी की है उसमें 8% कुंवारों की भी कर दी, 8% कुंवारों की भी नसबंदी कर दी। अब बताओ थे कुंवारा ने बापड़ा ने जुठाई मार दिया नहीं, आज भी 8% है। भैया मैं थान बताऊँ अटल बिहारी वाजपेयी बनया फिर है, अब मुसो 5 हमारे गाँव का भी है। अब को कौन धनी धोरी भाई आज भी फिर है, क्यों अब अन छोरी कौन दे बेचारा। तो ऐसा ये सारा काम होने के बाद में जो पुरुष वर्ग था वो इंदिरा गांधी के विरोध में खड़ा हो गया। जितना भी पुरुष वर्ग था उसने इंदिरा गांधी का विरोध करना शुरू कर दिया। तो पहला इसके इंदिरा गांधी के काल में जो काम हुआ वो क्या हुआ कि इंदिरा गांधी ने क्या किया, 1971 में पुरुष नसबंदी अभियान चलाया। दूसरा अपन बात करें तो 1971 में भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ। 1971 में क्या हुआ, भारत पाक युद्ध हुआ, और ये भारत पाक युद्ध किसको लेकर हुआ, बांग्लादेश को लेकर हुआ। किसको लेकर हुआ, बांग्लादेश को लेकर। इसमें भी इंदिरा गांधी का हाथ माना जाता है। तो दूसरी इसके काल की घटना थी भारत पाक युद्ध। इसके बारे में विस्तार से चर्चा अपन कर चुके हैं जब अपन ने पढ़े थे भारत के राष्ट्रपति, तो वहाँ पे अपन इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। अगर आपने वो बात नहीं पढ़ी है तो आप अपना जो YouTube के अपने चैनल के वहाँ पे जाएं, प्ले लिस्ट में जाएं और वहाँ से आप पढ़ें भारत के राष्ट्रपति, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो 1971 में दूसरे इसके काल की महत्वपूर्ण घटना थी भारत पाक युद्ध। तीसरा अपन बात करें तो इस युद्ध के बाद में जुलाई 1972 में, इसके बाद युद्ध के बाद में 9 जुलाई 1972 को 9 जुलाई 1972 को भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो, इनके मध्य क्या होता है, दोनों के मध्य शिमला में एक समझौता होता है जिसे इतिहास में शिमला समझौता के नाम से जाना जाता है। तो शिमला समझौता वो किन किन के मध्य हुआ था, इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के मध्य हुआ था। कब हुआ था, 9 जुलाई 1972 को। इसके बाद में हम इंदिरा गांधी के कार्यकाल की और बात करें तो 1974 में इसने क्या किया, पहला परमाणु परीक्षण किया। 18 मई 1974 को 18 मई 1974 को ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के तहत भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया। और यह परमाणु परीक्षण जो किया गया था वो पोखरण में किया गया था। कब, कहाँ किया गया था, पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। और परमाणु परीक्षण करने वाले अपन दुनिया के चौथे देश बन गए, परमाणु परीक्षण करने वाले दुनिया के चौथे देश बन गए। इसके अलावा अपन और बात करें इंदिरा गांधी के कार्यकाल में तो अप्रैल 1975 में
अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष में भेजा, और पहला उपग्रह अपने आर्यभट्ट को अंतरिक्ष में भेजा। अंतरिक्ष में जब आर्यभट्ट को अपने भेज दिया स्वदेशी उपकरण के जरिए, तो इस स्थिति के दौरान क्या हो गई, जो बड़े देश थे, अमेरिका है, रूस है, इन लोगों के भी आंखें हो गई कि आखिर एक महिला होकर के इतना बड़ा काम कैसे कर सकती है। तो अपने पहले कार्यकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने ये काम किया। इसके अलावा इंदिरा गांधी ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने 1975 में आपातकाल पे आपातकाल लगवाया। अब देखो आपातकाल पे आपातकाल कैसे लगा, इसके बारे में अपन बात करते हैं थोड़ा सा। तो आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाते जाइए, अपना पेन और रजिस्टर खुला रखें। अब देखो 1975 में क्या स्थिति ऐसी हुई कि इंदिरा गांधी को आपातकाल पे आपातकाल लगाना पड़ा। इंदिरा गांधी के अपन पहले कार्यकाल की बात कर रहे हैं, यहां से दूसरा कार्यकाल इसके बाद में अपन पढ़ेंगे। तो देखो बात होती है 25 सितंबर, बात है 25 सितंबर 1975 की। स्थान होता है दिल्ली का रामलीला मैदान, दिल्ली का रामलीला मैदान। और दिल्ली के रामलीला मैदान में लगभग 50,000 लोग इकट्ठे हो जाते हैं। कितने लोग इकट्ठे हो जाते हैं? 50,000 लोग इकट्ठे हो गए। अब साहब इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए, लोगों ने इंदिरा गांधी के विरोध में नारेबाजी करना शुरू कर दिया। बहुत सारी बातें यहाँ पे हुई। यहाँ पे अपने एक राष्ट्रीय कवि हुए हैं रामधारी सिंह दिनकर, बहुत अच्छे कवि हुए हैं भारत के, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर ने यहाँ पे एक कविता पढ़ी थी, सिंहासन खाली करो, सिंहासन खाली करो जनता आ रही है, सिंहासन खाली करो जनता आ रही है। इसके अलावा और बात करें तो एक व्यक्ति थे राजनीति के जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण। जेपी नारायण ने यहाँ पे संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। इतनी सारी बातें हुई। अब इंदिरा गांधी को ऐसे लगा कि अब अपना सिंहासन है वो जाएगा, यानी इंदिरा गांधी को अपना सिंहासन खोने का डर यहाँ पे लगने लगा। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया, 25 सितंबर आधी रात, 25 सितंबर आधी रात इंदिरा गांधी पहुंची राष्ट्रपति भवन। इंदिरा गांधी कहाँ पहुंची? राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति उस समय फखरुद्दीन अली अहमद, बताया था मैंने आपको, फखरुद्दीन अली अहमद। इंदिरा गांधी ने जाके जैसे राष्ट्रपति भवन के गेट खोले, इंदिरा राष्ट्रपति ने पूछा रे इंदिरा इस समय कैसे? तो इंदिरा गांधी ने कहा कि बाहर आप जाके देखो बहुत बुरी स्थिति हो रही है, सरकार चारों तरफ से घिर चुकी है और अब अपने पास बचने के लिए केवल एक ही रास्ता है, वो अपने को आपातकाल पे आपातकाल लगा देना चाहिए। फखरुद्दीन अली अहमद ने कहा रे बावली आपा 1971 में आपातकाल लगाए और जो तो आपा हटाए हो को नहीं, तो बावली बात किया करे। इंदिरा गांधी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, आधी रात को अकेली महिला से बात कर रहे हो, छेड़छाड़ के आरोप में जेल जाओगे, आप आपातकाल लगाओ। तो यहाँ पे आपातकाल लगाया गया। आपातकाल लगते ही सूर्योदय से पहले पहले जो 50,000 लोग यहाँ पे इकट्ठे हो रखे थे, सबको इंदिरा गांधी ने आदेश दिया कि जेल में भर दो। और देखते देखते सूर्योदय से पहले 50,000 लोगों को दिल्ली की जेलों में भर दिया गया। इसके बाद में लगे हाथ इंदिरा गांधी ने 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया और 42वां संविधान संशोधन करके संविधान को पलट दिया। संविधान संशोधन करके इसने क्या किया, लोकसभा और विधानसभाओं का कार्यकाल, लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया, यानी 5 साल से 6 वर्ष कर दिया, क्योंकि 1976 में इसका कार्यकाल पूरा होने वाला था और मामला गर्म था। तो इंदिरा गांधी को पता था कि सरकार अल्पमत में आ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में क्या किया, इंदिरा गांधी ने कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा दिया और बढ़ा करके कार्यकाल कितने साल कर दिया, 6 साल कर दिया। इसके बाद में क्या होता है, 6 साल करने के बाद में 1977 में जैसे ही भारत में आम चुनाव होते हैं, आम चुनाव में कांग्रेस को अच्छी पटखनी मिली,
कांग्रेस है वो पहली बार अल्पमत में आई। और यहाँ पे मैं आपको बताऊं, इंदिरा गांधी ने 6 सीटों से चुनाव लड़ा था और 6 की 6 जगह इंदिरा गांधी की जमानत जब्त हो गई। जब यहाँ पे इंदिरा गांधी की जमानत जब्त हो जाती है, कांग्रेस अल्पमत में आती है, तो भारत में 1977 में एक बार क्या होता है कि गैर कांग्रेसी सरकार बनती है पहली बार। और गैर कांग्रेसी सरकार यहाँ किसके नेतृत्व में बनी थी? गैर कांग्रेसी सरकार यहाँ पे बनी थी मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। तो अगले जो अपने प्रधानमंत्री आते हैं उनका नाम है मोरारजी देसाई। देखो बात करते हैं मोरारजी देसाई के बारे में। मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई के बारे में बात करें तो 1977 से 1979 इनका कार्यकाल आता है, यानी 2 साल इनकी सरकार चली थी। जनता दल की सरकार बनी थी यहाँ पे। कौन से दल की सरकार बनी थी? जनता दल की सरकार। इनके बारे में बात करें तो यह भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन है? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई के बारे में बात करें तो ये एकमात्र प्रधानमंत्री जिनको पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान ए पाकिस्तान दिया गया है। निशान ए पाकिस्तान। तो भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो है भारत रत्न, और पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उसका नाम है निशान ए पाकिस्तान। और मोरारजी देसाई भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था। मोरारजी देसाई के बारे में और बात करें तो इनका जो जन्मदिन है, इनका जन्मदिन है वो 4 वर्ष में एक बार आता है। 4 वर्ष में एक बार। और वो कब आता है? 29 फरवरी को। क्योंकि आपको पता है लीप वर्ष में फरवरी है वो 29 दिन की होती है, और लीप वर्ष जो है वो 4 वर्ष में एक बार आता है। और बात करें तो देखो अब यहाँ पे क्या होता है, 1977 में जनता दल है वो बहुमत में आ जाती है। लेकिन यहाँ पे जनता दल के बहुमत में आने के बाद में 3 लोग प्रधानमंत्री पद के दावेदार खड़े हो जाते हैं, जिनमें से पहले थे मोरारजी देसाई, दूसरे थे चौधरी चरण सिंह और तीसरे थे चौधरी देवीलाल। अब तीनों के तीनों प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हो जाते हैं और तीनों के बीच में अनबन हो जाती है। इसके बाद में जनता दल के लोगों ने मिलकर के मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाया, और मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाने के बाद में चौधरी चरण सिंह और चौधरी देवीलाल दोनों को उप प्रधानमंत्री बनाया। तो मोरारजी देसाई एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री भी हैं जिनके कार्यकाल में 2 उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं, चौधरी चरण सिंह और चौधरी देवीलाल। तो ये प्रधानमंत्रियों का अपना पहला भाग था। इसके बाद में अगली बात करेंगे अपन दूसरे भाग में। तब तक के लिए दीजिए विदा। नमस्कार।